Assalamu alaikum students. Welcome to the FCMA class. Today we will discuss or continue our last topic that we were uh, discussing about the issuance, purchase, and the remaining balance of inventory. तो हमने उसके लिहाज से कुछ एग्जाम्पल्स तो हल कर ली थी। आज हम उसके लिहाज से टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 से लेके 12 तक सॉल्व करेंगे। साथ ही आज के शेड्यूल में मैं आपको अकाउंटिंग फॉर मटेरियल भी करवाऊंगा, जिसमें हमने जर्नल एंट्रीज पास करनी है कि किस तरह अगर हम मटेरियल खरीदते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग के लिहाज से उसकी एंट्रीज कैसे पास करते हैं। और साथ ही मैं आपको आज, चूंकि आपका चैप्टर ख़त्म हो जाएगा, तो उसके एमसीक्यूज भी सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है। तो आज के हमारे शेड्यूल में 3 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले आज हम देखते हैं कि टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 9 to 12 किस तरह सॉल्व करना है। ये भी उसी तरीके से ही सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको लास्ट क्लास में सिखाया था कि इन्वेंट्री लेजर कार्ड जब बनते हैं या स्टोर लेजर कार्ड जब बनते हैं, तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देर आर 3 मेथड्स टू सॉल्व द स्टोर लेजर कार्ड प्रॉब्लम्स, दैट इज फाइफो मेथड, लाइफो मेथड एंड एवरेज कॉस्टिंग मेथड। तो हम इन्हीं तीनों मेथड के जरिए आज का सवाल भी हल करेंगे और हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो पहले के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाएगी और हम पेपर की तैयारी के लिहाज से मज़ीद अच्छा तैयार कर सकेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। The following information relate to the test your understanding 9 to 12. A business had opening balance of inventory of 300 units valued at the rate of 4.5 per unit on May 1st. The following receipts and issues were recorded in May. वो कहता है कि जी आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है 300 यूनिट और एक यूनिट की कीमत है 4 पे 50 पैसे। और फिर मई के महीने में उन्होंने फर्दर परचेज भी की हैं और स्टॉक इशू भी किया है फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन। तो हम इसी तरीके से ये डाटे को हमने देख लिया है। इस डाटे के जरिए हमने जो है ना वो 9 10 11 12 4 क्वेश्चन हल करने हैं और इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। तो सबसे पहले टेस्ट स्टैंडिंग 9 देखते हैं। 9 के लिहाज से लिखा हुआ है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ यूजिंग द फाइफो मेथड। वो कहता है कि जी पूरे महीने के अंदर जब जब भी जो है ना वो स्टॉक इशू किया है प्रोडक्शन प्रोसेस को, तो उसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताएं। मसलन हमने पूरे महीने के अंदर 3 दफा स्टॉक इशू किया प्रोडक्शन प्रोसेस को। एक मई 2 को इशू किया है 200 यूनिट, फिर हमने मई 13 को 400 यूनिट इशू किए हैं और फिर 28 मई को हमने जो है वो 450 यूनिट इशू किए हैं। चूंकि हमने ये पढ़ा हुआ है कि जी फाइफो मेथड में हम जब कभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो उसका मतलब ये होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फाइफो का एब्रिविएशन क्या बना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले खरीदेंगे उसको पहले ही प्रोडक्शन प्रोसेस को इशू करेंगे। मींस जो पहले आएगा वो पहले ही चला जाएगा। ठीक हो गया। तो अब हम इसी लिहाज से अपनी सारी कैलकुलेशंस करते हैं। मैंने सबसे आसान मेथड आपके सामने रखना है कि जी आपको इस क्वेश्चन को, ऐसा अगर सवाल अगर आपके पेपर में आ जाता है तो आपको सवाल हल करने के लिहाज से कम टाइम में कैसे सवाल हल करेंगे। तो देखें, जिस तरीके से सवाल लिखा हुआ है ना, तो हमने सबसे पहले ये देखना है कि हमने टोटल स्टॉक कितना इशू करना है। मई 2 को 200 यूनिट है, मई 13 को 400 यूनिट है, और ये टोटल कितने हो गए? 200 और 400 600। और मई 28 को 450 है, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे? 1050 यूनिट हमने इशू करने हैं। अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक क्या पड़ा हुआ है। हमारे पास अवेलेबल स्टॉक क्या पड़ा हुआ है? सबसे पहले हमारे पास ओपनिंग इन्वेंट्री पड़ी हुई है 300 यूनिट, फिर हमने 7 मई को 500 यूनिट मजीद खरीदे हैं, फिर हमारे पास 500 यूनिट जो है वो मई 20 को खरीदे हैं। अब इनका भी टोटल कर लेते हैं। 300 जमा 500 800, और 800 जमा 500 1300। अब टोटल हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है 1300, और हमने उसमें से कितना इशू करना है? 1050। तो यहां पर मैं लिख देता हूं ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से आपको मेथड भी पता चल जाए और आप इसी तरीके से इसको फॉलो करें और आपका लेस टाइम में क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएगा। टोटल यूनिट्स अवेलेबल।
वो है हमारे पास 1300 यूनिट। और उसमें से माइनस कर देते हैं टोटल यूनिट इशूड। टोटल यूनिट्स इशूड, वो है 1050। अब जब माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितने बच जाएंगे? रिमेनिंग यूनिट्स वो होंगे आपके पास 250। अब आपने जरा टेक्निक सीखनी है, अब जरा कि मैं क्या टेक्निक आपको सिखाने जा रहा हूँ। चूंकि क्वेश्चन है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का, और आपने सबसे आखिर में कितने यूनिट बचाने हैं? 250। आपके पास अवेलेबल कितने हैं? 1300। तो आप क्या करेंगे कि आपके पास जितने भी यूनिट्स हैं, 300 यूनिट शुरू में पड़े हुए हैं, वो भी आप इशू कर देंगे। आपने 500 यूनिट जो है वो फिर खरीदे हैं 7 मई को, वो भी इशू कर देंगे। और आपने 20 मई को जो यूनिट खरीदे हैं, उसमें से टोटल कितने यूनिट इशू करने हैं? पहले तो हम ये देख लेते हैं दोबारा कि हमने 1050 यूनिट इशू करने हैं। 1050 में से 300 ये इशू हो गए, 500 ये इशू हो गए, तो बाकी कितने रह गए? टोटल इशू हो गए हमारे पास 800। बाकी कितने रह गए? 250। तो हम क्या करेंगे, इन 500 में से 250 यूनिट भी इशू कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमने 300 यूनिट यहां से पूरे के पूरे इशू कर देने हैं, 500 यूनिट पूरे के पूरे इशू कर देने हैं। लेकिन इसमें से हमने जो है ना वो 250 यूनिट इशू करने हैं। और हमारे से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है सवाल के अंदर कि अगर फाइफो मेथड होगा तो हमने अ, जो सारी की सारी मई के महीने में इशू करनी करनी है, उसकी कॉस्ट क्या है? तो उसकी कॉस्ट हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ इशुएंस। इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं और यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले 300 यूनिट। अब देखिए सबसे आसान मेथड अडॉप्ट करने वाला हूँ। 300 कितने का इसे खरीदा हुआ था पहले से? 300, 4.50 के हिसाब से, 4.50 के हिसाब से। फिर हमने 500 यूनिट लेने हैं, और 500 यूनिट किस हिसाब से खरीदे हैं ये नोट डाउन करें जरा। वो खरीदे हैं हमने 4 पे 80 पैसे के हिसाब से, 4.80। ठीक है। अच्छा, इनके आंसर्स भी आप भी कैलकुलेट कर लें, मैं भी साथ साथ कैलकुलेट कर लेता हूँ। ठीक है। और जो आखिर में हमने यूनिट्स इशू करने हैं वो 250 यूनिट है। और 250 यूनिट के लिहाज से हमारा रेट क्या लग रहा है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या नजर आ रहा है? 5 रुपए के हिसाब से आपका जो है ना वो रेट लगा होगा। ठीक है। अब हम इसका आंसर कैलकुलेट कर देते हैं। मैं भी अपना कैलकुलेटर लेता हूँ और इसके जरिए आपको कैलकुलेशन पूरी करके बता देता हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा कैलकुलेटर जो है वो कहीं मिस हो गया है। आप अपने तौर पर इसको करने की कोशिश करें। चलें, तो ये हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेटर खोल लेते हैं। 300 मल्टीप्लाई बाई 4.5, ये आंसर हो जाएगा 1350। फिर हमारे पास है 500 यूनिट। 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4.8, ये हो जाएगा 2400। फिर उसके बाद हमारे पास होगा 250 ज़रब 5, तो ये हो जाएगा 1250। ठीक हो गया। अब हम क्या करेंगे, 1250 इन सारों का टोटल करेंगे, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 2400 जमा
1350, ये हो जाएगा 5,000। अब हमारे क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 5,000। ये है सबसे आसान तरीका क्वेश्चन को सॉल्व करने का। जब आप प्रैक्टिस में आएंगे तो आपको ये क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करना आसान हो जाएगा और आपकी पेपर की तैयारी जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। चलें जी, अब हम आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है, हाँ, सिर्फ वही क्वेश्चन खोलूंगा। वो कहता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इश्यूज ड्यूरिंग द मंथ यूजिंग द लाइफो मेथड। अब वो कहता है कि जी लाइफो मेथड के जरिए भी इश्यूएंस बताएं। अब आपने मेरे साथ थोड़ी सी मजीद वर्किंग करनी है और आपको ये वाला टॉपिक जो है वो बड़ा अच्छा सा आ जाएगा। आप जरा थोड़ी देर के लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से अपने सवाल के डाटे की तरफ वापस जाएं, तो आपको पता चलेगा क्या करना है। इश्यूएंस की कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। अब जरा देखें, जरा टेक्निक सीखें जरा। जो मैंने ये कैलकुलेशन की हुई है ना, ये वाली कैलकुलेशन मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। ये जो आपने कैलकुलेशन की है ना, ये इस क्वेश्चन में भी आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कि हमने हमारे पास टोटल अवेलेबल स्टॉक कितना पड़ा हुआ है? 1300 यूनिट। हमने इशू कितने करने? 1050 यूनिट। और हमारे पास बचने कितने चाहिए? 250 यूनिट। लेकिन हम जब इशू करेंगे ना, तो हमने आखिर में से इशू करना है। लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो आखिर में खरीदा गया उसको पहले ही प्रोडक्शन प्रोसेस में भिजवा दें। तो जरा थोड़ी देर के लिए एज्यूम करें कि जिस वक्त हमने ये वाला स्टॉक इशू किया था, तो ये वाला स्टॉक इशू करने से पहले पहले हमारे पास कौन सा अवेलेबल स्टॉक पड़ा हुआ था? 300 यूनिट पड़े हुए थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 200 यूनिट हैं हमने इसी 300 यूनिट में इशू करने हैं। तो हमारे सवाल का जवाब क्या होगा? मैं यहीं पर इसको सॉल्व कर देता हूं कि कॉस्ट ऑफ इशुएंस लाइफो, इशुएंस कॉस्ट लाइफो। ये बात ध्यान में रखें कि हमारा क्वेश्चन जो है वो कौन सा है? टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग कौन सा है? 10 है। टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 10। ठीक है, तो हमारी इश्यूएंस कॉस्ट पहली पहली कौन सी होगी? 200 यूनिट है। और रेट क्या लगेगा? वही 4 रुपये 50 पैसे का। ठीक है, और ये अमाउंट बन जाएगी 900 रुपये। ठीक है। अच्छा, अब जरा मजीद देखें। ये भी साथ 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 जेन में रखते जाना है कि अब हमारे पास जो है ना 300 में से 200 यूनिट इशू हो गए हैं, तो बाकी कितनी अर्निंग इन्वेंट्री रहेगी? 100 यूनिट। और 100 यूनिट का रेट क्या होगा? 4 रुपये 50 पैसे। ठीक है। फिर हमने 7 मई को खरीदा 500 यूनिट। अब हमारे पास कितना स्टॉक हो गया? 100 यूनिट 4 रुपये 50 पैसे वाले और 500 यूनिट 4 रुपये 80 वाले। ये हमारे पास अवेलेबल स्टॉक है। और हमने 13 तारीख को वेरी नेक्स्ट जो इशुएंस की है वो 13 तारीख को की है। अब 13 तारीख को हमने 400 यूनिट इशू करने हैं। तो 400 यूनिट जो इशू करने हैं वो अब हम लास्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक जो है वो नीचे से इशू करेंगे। मींस कि नीचे हमारे अवेलेबल स्टॉक पड़ा हुआ है 500 यूनिट और ऊपर पड़ा हुआ है 100 यूनिट। ठीक है, अब इन दोनों में से नीचे कौन सा है? 500 है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ कि 500 यूनिट्स में से हम जो है ना वो 400 यूनिट इशू करेंगे और हमारा रेट क्या लगेगा? 4 रुपये 80 पैसे। तो अब इश्यूएंस की कॉस्ट चूंकि कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो 400 को जरब किससे देंगे? 400 मल्टीप्लाई बाई 4.80। ठीक है। अच्छा, फिर अब देखें मजीद। अब ये साथ साथ देखते जाएं कि 100 यूनिट जो है वो बचे पड़े हैं 4 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, और 100 यूनिट ही बचे पड़े हैं 4 रुपये 80 पैसे के हिसाब से। अब हमारे पास एंडिंग स्टॉक जो है ना वो इस तरह हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रिवेल कर रहा है। हमने फिर 20 तारीख को 500 यूनिट खरीदे। देखें, ये देखें 500 यूनिट खरीदे हैं। तो अब हमारे पास 500 यूनिट खरीदने से अब हमारे पास स्टॉक की पोजीशन क्या आ जाएगी? जरा तरतीब से बात करनी है। 100 यूनिट्स मल्टीप्लाई बाई 4.5, 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4.8, लेकिन 500 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 5। अब ये हमारे पास तीन किस्म के स्टॉक अवेलेबल हैं। चूंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट है और 28 मई को हमने जो है वो 450 यूनिट इशू करनी है, तो चूंकि लास्ट एंड फर्स्ट आउट है तो लास्ट एंड फर्स्ट आउट के लिहाज से सबसे आखिरी अवेलेबल स्टॉक क्या पड़ा हुआ है? 500 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 5। तो इसी में से ही हम इशू करेंगे और हमारा जो कॉस्ट है वो किसके लिहाज से लगेगी? 5 रुपए के हिसाब से लगेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 450 यूनिट
मल्टीप्लाई बाई 5, और ये हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम कैलकुलेटर के जरिए इसको सॉल्व भी करते हैं, ताकि जो है वो हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व करने के काबिल हो जाए। चलें जी, ये है हमारे पास 400 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4.80, तो ये हो जाएगा 1920, 1920। और 450 ज़रा 5, तो ये हो जाएगा 450 ज़रा 5, ये हो जाएगा 2250। ठीक है, अब ये 2250 हो गया। और ये टोटल हो जाएगा हमारा प्लस 1920 प्लस 9, और हमारा हो जाएगा आंसर 5070। तो कॉस्ट ऑफ इशुएंस अगर हमने कैलकुलेट करनी है लाइफो मेथड के तहत, तो हमारी कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 5070। चलें जी, अब जरा थोड़ा सा हम इसको स्क्रॉल डाउन कर ऑप्शन के साथ क्लिक कर रहे हैं, तो हमारी ऑप्शन जो है वो इस वक्त क्वेश्चन के मुताबिक हमारी ऑप्शन क्या है? ऑप्शन डी। ठीक है, और बल्कि मैं लास्ट क्वेश्चन के लिहाज से भी जो है वो थोड़ा सा अ, मजीद बताता जाऊं। लास्ट क्वेश्चन के लिहाज से यहाँ पर मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, हमारा क्वेश्चन का जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी, बी फॉर बीटा। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कहा जाए कि जी फाइफो के तहत आपने पूरे महीने की इश्यूएंस कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? 5000, और ऑप्शन बी कहलाएगी। और अगर हमें कहा जाए कि जी आपका क्वेश्चन जो है वो टेस्ट स्टैंड 10 है, और इसकी अगर लाइफो मेथड यूज करते हुए कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो उसकी कॉस्ट क्या है? तो आप क्या जवाब देंगे इसका? ऑप्शन डी, ये ऑप्शन डी 5070। यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझसे आप पूछ लें। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करने वाले हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये कैलकुलेट करना है, टेस्ट स्टैंडिंग 11 की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने ये देखना है कि जी वो कह रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। वो कहता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाएं, और दोनों मेथड का जवाब जो है ना वो आमने सामने लिखें। ठीक है, तो दोनों के जवाब आमने सामने लिखेंगे, और फिर आपने ऑप्शन बतानी है कि ऑप्शन अल्फा है, बीटा है, चार्ली है, या डेल्टा है। हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, मैंने साथ साथ आपको थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आइडिया दिया था। अब हम इसकी प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं और इसको इसके क्वेश्चन का जवाब सॉल्व करते हैं। चलें जी, थोड़ा सा मैं इसको पहले से इरेज कर देता हूँ, ताकि आपको ये बुरा बुरा सा न लगे और आपको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आसानी महसूस हो। चलें जी, जरा थोड़ी देर के लिए दोबारा अपने क्वेश्चन की तरफ वापस जाते हैं, और ये देखते हैं कि हमारे पास जो एंडिंग इन्वेंट्री की कैलकुलेशन है वो उसके लिहाज से यहाँ पर जो है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री की जो है ना वो हेडिंग बनाते हैं, एंडिंग इन्वेंट्री। और ये हमारी हेडिंग बन गई। साथ साथ ये भी लिखना है कि फाइफो में कितनी है और लाइफो में कितनी है। और पहले फाइफो की कैलकुलेशन कर लेते हैं। मैंने थोड़ी देर पहले बात की थी कि फाइफो के मुताबिक तो इसको एंडिंग इन्वेंट्री को कैलकुलेट करना आसान है। फाइफो के मुताबिक हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 250 यूनिट्स है। अच्छा, मेथड जो भी हो, आपकी जो यूनिट्स की जो तादाद है ना वो एंडिंग इन्वेंट्री की सबकी बराबर होगी, लेकिन रेट्स मुख्तलिफ होंगे। हमने फाइफो में क्या किया था? फाइफो में हमने फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के मुताबिक शुरू के यूनिट्स को इशू कर दिया था, और एंड के यूनिट्स को बचा लिया था। तो फिर जब एंड के यूनिट्स को बचाया, तो हमारे पास जो ये 400-500 यूनिट पड़े हुए थे, इसी में से 250 यूनिट बचाए थे। तो इसका रेट कितना लगा था? 5 रुपए। तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री फाइफो के मुताबिक क्या हो जाएगी? बहुत सिंपल हो जाएगी, मैं ज्यादा घुमाता फिराता नहीं हूँ, बहुत सिंपल तरीके से 250 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हैं, तो आपकी एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट हो जाएगी फाइफो के मुताबिक 1250। 1250। ठीक है, अब हम लाइफो के तहत इसको कैलकुलेट करते हैं कि लाइफो के तहत हमारी एंडिंग इन्वेंट्री क्या होगी। लाइफो के तहत बड़ी इंटरेस्टिंग है।
मैंने जिस तरह बताया था आपको लाइफो का सवाल हल करते हुए, वैसे वैसे ही मैं आपको इसकी एंडिंग इन्वेंटरी भी कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। मैंने आपको कहा था कि 300 यूनिट्स में से हमने 200 यूनिट इशू किए थे, तो बाकी कितने यूनिट बच गए थे? 100 यूनिट। तो क्या करेंगे? 100 यूनिट मल्टीप्लाई बाई इसका रेट कितना है, 4 पे 50 पैसे। तो ये 4 पे 50 पैसे से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 450 रुपये। तो आपकी फिलहाल ओपनिंग इन्वेंट्री में से 200 यूनिट इशू हो गए थे, बाकी 100 बच गए थे। 100 की वैल्यू कितनी है? 4 पे 50 पैसे के हिसाब से। तो ये टोटल कितनी हो जाएगी? 450। अब हम देखते हैं कि चूंकि लाइफो मेथड है, तो हमने जो है ना मजीद 500 यूनिट खरीदे। 500 यूनिट में से 400 यूनिट इशू कर दिए, बाकी कितने बच गए? यहाँ पर भी 100 यूनिट बच गए। ठीक है। तो 100 × 4 पे 80 पैसे, तो ये हो जाएगा 480 रुपये। ठीक हो गया। अब देखें, दोबारा हमने जो है ना वो 500 यूनिट खरीदे और 500 यूनिट में से 450 यूनिट इशू कर दी, बाकी कितने बच गए? 50 यूनिट। तो अब हमारी एंड यूनिटरी कितनी हो जाएगी? 50 यूनिट। ये सबसे आसान तरीका सिखा रहा हूं मैं आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। वैसे तो इसको कैलकुलेट करने के लिए पूरा लेजर कार्ड भी अक्सर बच्चे बनाते हैं, ठीक है। तो मैं तो जो है ना इसका सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो टेक्निक के जरिए, टाइम सेविंग के जरिए मैं आपको एक अच्छी सी टेक्निक सिखा रहा हूँ, ताकि आपको जो है ना वो पेपर में जब एमसीक्यूज हल करें, तो आपको इसको पूरा लेजर कार्ड ना बनाना पड़े, और सिर्फ जो है ना वो टेक्निक के जरिए आप इसको कैलकुलेट कर लें। तो 50 सिर्फ 5 करेंगे तो 250 आ जाएगा। ठीक है, 250। अब लाइफो के तहत हमारी एंडिंग इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मैं यहाँ पर आपको इसके जरिए कैलकुलेट करना सिखाता हूँ। 450 जमा 480 जमा 250, और एंडिंग इन्वेंट्री कितनी है? 1180। अगर हम लाइफो मेथड यूज करते हैं तो हमारी एंडिंग इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 1180। और अगर हम फाइफो मेथड यूज करें तो हमारी एंट्री इन्वेंट्री कितनी हो जाएगी? 1250। अब हम जरा देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन सी दी हुई हैं। क्वेश्चन बनती है, फाइफो में हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 1250 होनी चाहिए। यहाँ पर ढूंढते हैं तो पता चलता है कि ऑप्शन बी में हमारी एंडिंग इन्वेंट्री 1250 रुपये नजर आ रही है, लेकिन हमारी एंडिंग इन्वेंट्री भी 1180 रुपये नजर आ रही है फाइफो लाइफो मेथड के तहत। फाइफो के तहत कितनी नजर आनी चाहिए? 1250। और लाइफो के तहत कितनी नजर आनी चाहिए? 1180। तो बिल्कुल हमारा जो जवाब है, जो ऑप्शन बी है, वो हमारी क्लिक कर रही है। तो हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी सोच रहे होंगे कि सर ऑप्शन सी भी तो जो है ना वो फाइफो का जो है ना वो एंडिंग बैलेंस को टैली कर रही है, लेकिन उसके सामने जब हम देखते हैं एंडिंग इन्वेंटरी 730 है, तो इस लिहाज से आपकी जो ऑप्शन सी है, या आपकी जो ऑप्शन चार्ली है, वो क्लिक नहीं करती। हमारा दोनों आंसर एक ही ऑप्शन के जरिए टैली होंगे, तो वो ऑप्शन बी है। हमारा एग्जैक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। यहां तक आप देख लें। यहाँ पर अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही तो मुझसे पूछ लेंगे, मैं आपको जो है ना दोबारा गाइड कर दूंगा। ठीक हो गया? चलें, अब हम इसको इरेज करते हैं, और साथ ही हम आखिरी अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि हमारे आखिरी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, हम उसके मुताबिक उसको जवाब देंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से समझ आ रही होगी, और ख़ास तौर पर आप नई नई टेक्निक सीखने के लिहाज से बड़ा फोकस कर रहे होंगे। और मुझे उम्मीद है कि आप पेपर की तैयारी के लिहाज से भी इजी इजी फील कर रहे होंगे कि आपको बड़ा अच्छा सा समझ आ रहा है। चलें जी, हमारा आखिरी क्वेश्चन, टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 12। इसमें हमने ये पढ़ना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री यूजिंग एविको मेथड। एविको को मैंने पहले भी बताया, एविको कहते हैं एवरेज कॉस्टिंग मेथड। ठीक है, एविको, ए वी से एवरेज और को से कॉस्टिंग। तो एवरेज कॉस्टिंग मेथड के जरिए वो कहता है कि आप एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करें। अब जरा आपने एविको के जरिए जो है ना जो एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करना सीखनी है, अभी भी आपने यही एज्यूम करना है कि आपके पास टोटल अवेलेबल स्टॉक जो है वो कितना है? 1300 यूनिट। और आपने जो यूनिट इशू किए हैं वो 1050 यूनिट हैं, और आपकी एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बचनी चाहिए? 250 यूनिट। अब आपकी एंडिंग इन्वेंटरी 250 यूनिट कैसे कैसे बचनी चाहिए, और कैसे कैसे जो है ना वो आपने इसको कैलकुलेट करना है, उसके लिहाज से भी टेक्निक मैं आपको सिखाता हूँ। वो टेक्निक मैं इसलिए सिखा रहा हूँ ताकि आपको पूरे का पूरा लेजर कार्ड ना बनाना पड़े। जिस तरह हमने पिछली एग्जांपल्स में जो है वो कल की क्लास के अंदर हमने जो है ना वो
पूरा का पूरा लेजर कार्ड बनाया था, और लेजर कार्ड में हमें जो है वो टोटल परचेज की वैल्यू भी नजर आ जाती थी, टोटल इशुएंस की वैल्यू भी नजर आ जाती थी, और आखिरी कॉलम में हमें एंडिंग बैलेंस का भी वैल्यू नजर आ जाती थी। तो वो तो था पूरे का पूरा लेजर कार्ड, वो था पूरा का पूरा टाइम सेविंग जो है ना वो मेथड था। लेकिन अब चूंकि मैं इसको शॉर्ट मेथड के जरिए करवा रहा हूँ, तो आपको जो है ना वो इसमें कम टाइम में जो है ना क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो इसकी भी टेक्निक मैं आपको सिखा देता हूँ। अच्छा, वापस क्वेश्चन की तरफ जाते हैं, ताकि जो है वो मैं करनी हो तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखें जरा। वो कहता है कि जी सबसे पहले तो हमारे पास ओपनिंग रेटरी है 4 पे 50 पैसे के हिसाब से। ठीक है, आप इसको एज इट इज जो है वो लिख लेंगे। ठीक है, मैं लिखता हूं इसको, क्लोजिंग इन्वेंट्री कैलकुलेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री इन एविको। चलें जी, सबसे पहले 300 यूनिट हमने खरीदे, हमारी ओपनिंग इन्वेंट्री थी। ठीक है, जरब 4 पे 50 पैसे। ठीक है, तो ये बन गया था 1350। ठीक है, जब हमने 2 मई को जब नया माल इशू किया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को 200 यूनिट भिजवाए, तो ये बात याद रखें कि हमने ये 200 यूनिट जो है वो यहां से माइनस कर देने हैं। ठीक है, 200 यूनिट हमने माइनस कर देने हैं, और रेट क्या लगेगा, 4 पे 50 पैसे। और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 900 रुपये। ये माइनस कर दिया, और इधर से ये यूनिट भी माइनस कर दी। अब हमारे पास एंडिंग इन्वेंटरी कितनी बच गई, 100 यूनिट। और रेट क्या लगेगा, 4 पे 50 पैसे। और वैल्यू कितनी होगी, 450 रुपये। यहां तक मैं रुकता हूं और आपको बताता हूं कि जब हमने इसको बैलेंस कर लिया, जब हमने इसको इशू करने के बाद बैलेंस जो बच गया है वो दिखा दिया, तो एवरेज मेथड ये कहता है, मैंने आपको फार्मूला सिखाया था एवरेज प्राइस कैलकुलेट करने का, या एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का फार्मूला सिखाया था, कि पिछला क्लोजिंग बैलेंस जो बच रहा होता है उसमें जो नई परचेज करते हैं वो उसमें जमा कर देते हैं, और पिछले पुराने यूनिट बचे हुए यूनिट्स में नए परचेज किए हुए यूनिट्स को जमा कर देते हैं, और आपस में जो वैल्यू दोनों को जमा करने के बाद बन जाती है उसको डिवाइड कर देते हैं, और डिवाइड करने के बाद हम एवरेज प्राइस कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखिए जरा, नए यूनिट्स कब खरीदे हैं हमने, हमने 7 तारीख को नए यूनिट्स खरीदे हैं 5 रुपए के हिसाब से, 500 यूनिट, और 4 पे 80 पैसे के हिसाब से इसको इसमें जमा कर देते हैं 500। ये हम जमा क्यों कर रहे हैं, मैं साथ साथ बताता जाता हूं कि हम ये इसलिए जमा कर रहे हैं क्योंकि हमें एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये जमा कर लेते हैं। तो ये बन गया 500 यूनिट, जरा 4 पे 80 पैसे, तो ये कितना बन गया, 2400 रुपये। ठीक है, अब हम यहां पर लिखते हैं 2400 रुपये। और हमारी अब टोटल वैल्यूज क्या हो गई, ये भी साथ साथ देख लेते हैं। 100 यूनिट पहले से थे, 500 यूनिट बाद में खरीदे, टोटल कितने हो गए, 600 यूनिट। और 2400 जमा 450, ये कितने हो जाएंगे, 2400, और ये 2850 हो जाएंगे। ठीक है, टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2850। एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला बताया था, कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई टोटल यूनिट्स। अब टोटल कॉस्ट कितनी है, 2850, टोटल यूनिट कितनी है, 600। इनको आपस में डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट कितनी निकल आएगी, यहां पर मैं इसको कैलकुलेट कर देता हूँ। ये आ जाएगी 2850 तकसीम 600, हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी 4 पे 75 पैसे। ठीक है, और ये हम यहाँ पर लिख भी देते हैं, 4 पे 75 पैसे। ठीक है, अब हम नया जो जब कभी भी कोई इश्यूएंस करेंगे तो वो इसी कॉस्ट पे करेंगे, और नई इश्यूएंस जो है 4.75 पे करेंगे। और हमारे सवाल के अंदर लिखा भी हुआ है कि हमने 20 मई को 500, नहीं सॉरी, 13 मई को हमने 400 यूनिट इशू किए हैं। तो जब 400 यूनिट इशू करेंगे
तो यहाँ से 400 यूनिट माइनस कर देंगे। माइनस क्यों करेंगे? क्योंकि हम इशू कर रहे हैं, हमारा स्टॉक जो है वो कम हो जाएगा। और हमने प्राइस कौन सी यूज करनी? 4.75 यूज करनी है। ठीक है। और अब हम इसको जो है ना 4.75 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। हमारा इशुएंस की वैल्यू आ जाएगी 400। ठीक है। और ये 1900 रुपये आ जाएगी। ठीक है। अच्छा, अब आप मेरा ख्याल है साथ साथ इसको समझते भी जा रहे हैं। चलें जी। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि जब 2850 में से जब हम 1900 रुपये माइनस करेंगे, और 600 यूनिट में से 400 यूनिट माइनस करेंगे तो 200 यूनिट बच जाएंगे। ठीक है। और 2850 में से 1900 माइनस करेंगे तो बाकी 950 रह जाएंगे। ठीक है। अब हमारा रिमेनिंग वैल्यू कितनी है? 950 रुपये का स्टॉक और 200 यूनिट। अब देखें कि 20 मई को हमने मजीद 500 यूनिट खरीदे हैं, तो अब क्या करेंगे? इसमें जमा कर देंगे, 500 यूनिट इसमें ऐड कर देंगे, और ये कितने हो जाएंगे? 700 यूनिट हो जाएंगे। ठीक है। और हमने किस रेट से खरीदे हैं? 5 रुपए के हिसाब से खरीदे हैं। नया रेट क्या लगा हुआ है? 5 रुपए के हिसाब से। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी कितना हो जाएगा? 1250 हो जाएगा। 1250 हो जाएगा तो इन दोनों को प्लस करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2100, 2200 हो जाएगी। ठीक है। 2200 इसकी वैल्यू हो जाएगी। अब हमने चूंकि एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो 2200 को डिवाइड करेंगे 700 यूनिट पे, तो हमारी एवरेज कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है। देखते हैं जरा। 2200 तकसीम 700, एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। सॉरी 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 सॉरी। 500 सिर्फ 5, ये 2500 आएगी। सॉरी, ये क्या आएगी? 2500। यहाँ पे क्या हम लिखेंगे? 2500। मैंने मेरे ख्याल मल्टीप्लाई गलत कर दी है। तो ये आ जाएगी 2500। अब 2500 जमा 950 करेंगे तो ये आ जाएगी आपकी 2450। 3450। अब 3450 को हमने डिवाइड करना है 700 यूनिट पे। 3450 तकसीम 700 यूनिट, तो ये कॉस्ट आ जाएगी 4 पे 92 पैसे। 4 पे 92 या 4 पे 93 पैसे। ठीक है। हमारी क्या आ जाएगी? 4 पे 93 पैसे। ये मैंने राउंड फिगर लिया। ठीक है। अच्छा, अब देखें हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री कैलकुलेट करने से पहले पहले हमारे, चलें जी, मेरा ख्याल है ये थोड़ी देर के लिए नेट चला गया था। मैं इसको दोबारा कनेक्ट करता हूँ और आपको टेस्ट यूर अंडरस्टैंडिंग 12 के बारे में दोबारा गाइड करता हूँ। लास्ट टाइम हमारे पास जो फिगर थी वो क्या फिगर थी कि हमारे पास अवेलेबल स्टॉक कितना पड़ा हुआ था? 700 यूनिट। और रेट क्या था? एवरेज कॉस्ट क्या थी? 4.93। और उसकी टोटल वैल्यू कितनी थी? 3450। और हमने उसमें से स्टॉक जारी करना था 450 यूनिट। तो 450 यूनिट के लिहाज से इसको दोबारा लिखता हूँ। 700 यूनिट थी हमारे पास, और रेट क्या था? 4.93। और हमारे पास वैल्यू कितनी थी? 3450। ठीक है। अब इसमें से हमने 450 यूनिट माइनस करने हैं। जो इशू कर रहे हैं ना, वो माइनस करने हैं। तो माइनस कर देंगे तो
बाकी कितने यूनिट्स रह जाएंगे? 250 यूनिट ही रह जाएंगे। तो वो चेक करें जरा, मैंने आपसे जब शुरू शुरू में जो कैलकुलेशन की थी, सवाल के शुरू में जो चैप्टर कैलकुलेशन की थी, वो 250 यूनिट्स की थी, वो एग्जैक्टली वही है। और हम जो नए शेयर इशू कर रहे हैं, सॉरी नए यूनिट्स इशू कर रहे हैं, वो भी 4.93 पे इशू करेंगे। और उसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, मैं इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करता हूँ। मल्टीप्लाई बाई 450 मल्टीप्लाई बाई 4.93, ये वैल्यू बन जाएगी 2400। 450 यूनिट मल्टीप्लाई बाई 4.93, ये हो जाएगा 2218 रुपये 50 पैसे। तो हम इसको राउंड कर देते हैं, इसको यहाँ पर लिख देते हैं 2219 रुपये, ठीक है। 2219, ये इसमें से माइनस हो जाएगा। और अब हमारी वैल्यू क्या बच जाएगी? 3450 में से 2219 माइनस करते हैं, बाकी बचेगी 1231। 1231 बच जाएगी। तो हमारे यूनिट्स बचेंगे 250, जिस तरह पहले से ही हमने कैलकुलेट किए हुए हैं। लेकिन वैल्यू जो कैलकुलेट हुई है, वो क्या कैलकुलेट हुई है? 1231। ये बेसिकली ये राउंड फिगर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 12 में पूछ रहा है कि आपकी अर्निंग यूनिटरी क्या है, तो आपने जवाब क्या देना है? आपका जवाब क्या होगा? जो करीब तीन फिगर है वो आपकी क्या है? बीटा। और जिसमें लिखा हुआ है कि 1232 रुपया की एंडिंग वैल्यू है। तो हमारा क्वेश्चन जो है वो एवरेज कॉस्टिंग मेथड के जरिए ये बताता है कि आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है, 1232 रुपये या 1231 रुपये। ये आपके साथ टैली हो जाएगा और इस तरह आपका टॉपिक जो है ना वो मुकम्मल हो जाएगा। चलें जी, आज हमने जो है ना वो मजीद प्रैक्टिस की है कि अगर हमें इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स की जगह पे हमें एंडिंग इन्वेंट्री या कॉस्ट ऑफ इश्यूएंस के लिहाज से अगर कोई क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम किस तरह सॉल्व करते हैं, मैंने आपको उसके बारे में बड़े आसान तरीके से इसको समझा दिया। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो तो मुझसे जो है वो आप डिस्कस कर लें। चलें जी, हम आगे चलते हैं। आज की शेड्यूल के मुताबिक आपका आज का जो नेक्स्ट टॉपिक था वो ये था कि मैंने आपको ये बताना था कि अगर आपने प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान जब नया माल खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करते हैं, जब नए माल में से या एग्जिस्टिंग माल जो पहले से पड़ा हुआ है उसमें से कुछ स्टॉक प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी कर देते हैं तो तब क्या एंट्री पास करेंगे, अगर हम डायरेक्ट मटेरियल जारी करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, इनडायरेक्ट मटेरियल जारी करते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे। और खुदा न खास्ता जिस वक्त हमने माल खरीदा हुआ होता है और हमारे स्टोर रूम में अगर कोई स्टॉक जो है वो जल जाता है या नुकसान हो जाता है, तो नुकसान शुदा स्टॉक की क्या एंट्री पास करेंगे। इस तरह की चीज़ों की एंट्री पास करने के लिहाज से जो हम टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम क्या होगा? अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री, या अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री कह लें, या अकाउंटिंग फॉर स्टॉक कह लें, या अकाउंटिंग फॉर मटेरियल कह लें, एक ही टॉपिक है, ठीक है। चलें जी, हम इसकी एंट्रीज की तरफ जाते हैं। तो चलें, सबसे पहले मैं आपको जो है ना बड़ा आसान सा तरीका इसका सिखा देता हूं कि जब कभी भी इन्वेंट्रीज की एंट्रियां पास करते हैं तो ये हमें ज़हन में रखना चाहिए कि इन्वेंट्री खरीदने से और इन्वेंट्री इशू करने से हमारी स्टॉक के ऊपर क्या असर पड़ता है। तो ये बात क्लियर कर लें कि इन्वेंट्री खरीदने से हमारा स्टॉक बढ़ता है। जब स्टॉक बढ़ता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम जब एंट्री पास करेंगे तो मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट करेंगे। ये बात तो क्लियर कर लें सबसे पहले। अच्छा, अगर हम स्टॉक इशू करते हैं तो स्टॉक जो होता है हमारा स्टोर रूम में या वेयर हाउस में हमारा स्टॉक जो है ना वो डिक्रीज कर जाता है। जब वो डिक्रीज कर जाता है तो फिर हम एंट्री कैसे पास करेंगे? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कभी भी स्टॉक बढ़ेगा तो इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा, जब स्टॉक घटेगा तो आपका इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसके रिस्पेक्टिव डेबिट या क्रेडिट भी सीखते हैं कि अगर हम इन्वेंट्री जब खरीदते हैं तो क्या एंट्री पास करेंगे, उसकी एंट्री क्या पास करेंगे, वो यहाँ पर मैं आपको सिखा देता हूँ।
नोट डाउन करें, आप भी नोट डाउन करें। इन्वेंट्री परचेज करते वक्त एंट्री पास करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और पेबल्स अकाउंट क्रेडिट। जनरल जर्नल एंट्री क्या बनेगी? पहली एंट्री क्या होगी, मैं रिपीट करता हूं, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट और पेबल्स अकाउंट क्रेडिट, ये होगी परचेज करने की एंट्री। फिर अगर अगर हमें कोई स्टॉक इशू करना पड़ जाता है, स्टोर रूम से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जब हमें स्टॉक इशू करना पड़ जाता है, तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे? उसकी एंट्री होगी, नोट डाउन कर लें, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट। वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट और मटेरियल अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, ये तो थी आपकी डायरेक्ट मटेरियल को इशू करने की एंट्री। अगर हमें इन्वेंट्री जारी करनी पड़ जाती है इनडायरेक्ट मटेरियल, तो फिर क्या एंट्री पास करेंगे? आप नोट डाउन कर लें, वेन एवर द एंट्री इज रिक्वायर्ड फॉर द इशुएंस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, द एंट्री विल बी प्रोडक्शन ओवरहेड्स अकाउंट डेबिट और मटेरियल्स अकाउंट क्रेडिट, या मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। अच्छा, ये थी आपकी इनडायरेक्ट मटेरियल को इशू करने की एंट्री। अब तीसरी एंट्री हमने पास कर ली, चौथी एंट्री हम पास करेंगे कि अगर हमें वेयर हाउस के अंदर हमारा कोई स्टॉक जो है वो जल जाता है या चोरी हो जाता है, छोटा मोटा नुकसान हो जाता है, तो वो नुकसान की एंट्री कैसे पास करेंगे? और अगर एंट्री पास करनी भी पड़ जाती है तो हम उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? एंट्री होगी, नोट डाउन कर लें, डेबिट क्या करना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या करेंगे, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक हो गया। चौथी एंट्री क्या पास करनी है कि अगर हमारा कोई स्टॉक जल जाता है या नुकसान हो जाता है, तो फिर उसकी एंट्री कैसे पास करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट कर देंगे और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो बेसिक इंटेंट जो मैंने एंट्रीज का सिखाया था आपको, वो साबित भी हो गया कि जब कभी भी इन्वेंट्री में इजाफा होगा तो डेबिट क्या करेंगे, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। जब कभी भी स्टॉक में कमी होगी या मटेरियल में कमी होगी, तो फिर एंट्री क्या पास करेंगे, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो कम होना जो है वो क्रेडिट से जाहिर करता है, और ज्यादा होना या बढ़ जाना जो है ना वो डेबिट से जाहिर करता है। और जब कभी भी बढ़ जाएगा तो क्रेडिट क्या करना है, खरीदने की वजह से बढ़ता है, हम पेबल्स को क्रेडिट कर देंगे। और जब घटता है तो वो दो तीन वजूहात की वजह से घटता है, जैसे अगर हम प्रोडक्शन प्रोसेस को जब जारी कर देते हैं, तो फिर ये देखना पड़ता है कि वो डायरेक्ट मटेरियल है या इनडायरेक्ट मटेरियल है। अगर डायरेक्ट मटेरियल है तो डेबिट करेंगे वर्क इन प्रोसेस को, क्रेडिट करेंगे मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को। और अगर इनडायरेक्ट मटेरियल है तो हम एंट्री पास करेंगे प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। और आखिर में अगर कोई नुकसान हो जाता है तो नुकसान की एंट्री पास करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट क्रेडिट। अब आपने मेरे साथ मिलकर के एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, अंडरस्टैंडिंग का है, आपने इसको मेरे साथ हल करना है। चलें जी, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग 13, और वो कह रहा है कि ट्रांजैक्शन क्या हुई है, डेबिट क्या करना है और क्रेडिट क्या करना है। ये जो डेबिट और क्रेडिट के जो टैब्स खाली हैं ये आपने फिल करने हैं। ठीक है। चले जी, इशुएंस ऑफ मटेरियल टू द प्रोडक्शन, वो कहता है कि प्रोडक्शन को जो है ना वो मटेरियल इशू कर दिया गया है, तो अब यहाँ पर इन्वेंट्री क्या पास करेंगे, डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, ये यहाँ पर हम नोट डाउन करते हैं। डेबिट होगा वर्क इन प्रोसेस अकाउंट डेबिट, मींस कि डेबिट किस किस अकाउंट को करने हैं, वर्क इन प्रोसेस को, और क्रेडिट किस किस को करना है, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। तो अब इसने इस क्वेश्चन के अंदर हमारे से यही पूछना है कि कौन सी चीज को डेबिट करना है और कौन सी चीज को क्रेडिट करना है। मैं साथ साथ उसके आंसर जो है ना वो राइट डाउन करता जा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन है, परचेज न्यू मटेरियल ऑन क्रेडिट। वो कह रहा है कि उधार के ऊपर हमने नया मटेरियल खरीदा है। मैंने आपको पहले बताया था कि मटेरियल जब खरीदा जाता है तो मटेरियल बढ़ जाता है, जब मटेरियल बढ़ जाता है तो फिर एंट्री क्या पास करते हैं, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, ये मैं थोड़ी सी एब्रीविएशन यूज कर रहा हूँ, थोड़े से अकाउंट के जो है ना वो शॉर्ट नेम यूज कर रहा हूँ। प्रॉपर नेम क्या होगा, जब एंट्री पास करेंगे तो मटेरियल का पूरा लफ्ज लिखा जाएगा, मटेरियल के पूरे स्पेलिंग लिखे जाएंगे, मटेरियल इन्वेंट्री के पूरे स्पेलिंग लिखे जाएंगे और अकाउंट। ठीक है। और अब हमारे पास वो पूछ रहा है क्रेडिट क्या करेंगे, तो आपने क्या करना है, पेबल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। अच्छा, पेबल कह लें या अकाउंट्स पेबल कह लें, एक ही मतलब होता है, तो आपने यहाँ पे परेशान नहीं होना। पेबल्स
को क्रेडिट कर देंगे, पेबल्स अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो अकाउंट का नाम क्या होगा? अकाउंट्स पेबल भी कह सकते हैं, पेबल अकाउंट भी कह सकते हैं, दोनों सही है। चलें, तीसरा सवाल वो ये पूछ रहा है कि मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर फ्रॉम द प्रोडक्शन। वो कहता है कि जी जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जो मटेरियल इशू किया था ना, वो ज्यादा इशू कर दिया था। उन्होंने जितना इस्तेमाल करना था कर लिया, बाकी जो मटेरियल बच गया था वो हमें वापस भिजवा दिया। जब वापस भिजवा दिया तो जरा सोचें थोड़ी देर के लिए कि जब वो वापस आ जाएगा तो आपके स्टोर के अंदर, वेयर हाउस के अंदर, स्टोर के अंदर आपका इन्वेंट्री आ जाएगी, तो उसमें इजाफा हो जाएगा। जब इजाफा हो गया तो फिर डेबिट क्या होगा? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैंने आपको जो बेसिक जो आपको बात बताई थी ना शुरू शुरू में एंट्री पास करने के लिहाज से, वो बिल्कुल सही साबित हो रही है कि जब इन्वेंट्री बढ़ती है तो डेबिट क्या होता है? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। जब इन्वेंट्री घटती है तो फिर एंट्री में क्रेडिट क्या होता है? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। और इस तरह हमने जो है ना वो बेसिकली जो है ना इसको अंडरस्टैंड करना है। अब चूंकि जो है ना वो मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट जो है ना वो डेबिट है, तो फिर ये आया कहाँ से है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से आया। जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से वापस आता है तो फिर हमने क्रेडिट क्या करना है? वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। यहां पर भी मैं आपको एक छोटी सी चीज सिखाता हूं, आपको इसका कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, आपको जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेगा। देखें, वर्क इन प्रोसेस अकाउंट को डेबिट उस वक्त किया जाता है जब हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को डायरेक्ट मटेरियल भिजवाते हैं। जब भिजवाएंगे तो वर्क इन प्रोसेस को डेबिट करेंगे और इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। जब यहीं से वापस आएगा तो ये एंट्री उलट हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी। एंट्री क्या बन जाएगी? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो जाएगा और वर्क इन प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात अच्छी तरीके से समझ आ गई है, कॉन्सेप्चुअली भी समझ आ गई है, आपको रटा लगाने की जरूरत भी नहीं है। और आपको जो है ना वो किसी भी लिहाज से जो है ना वो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि ये कैसे हो गया। चलें, और नेक्स्ट हमारी एंट्री है मटेरियल रिटर्न ऑफ। ये बात क्लियर कर लें, मटेरियल रिटर्न ऑफ का मतलब ये होता है कि हमने इन्वेंट्री को अपने अकाउंट्स में से जो है ना राइट ऑफ कर दिया है, मींस कि इसको वाइप आउट कर दिया है, खत्म कर दिया है। क्यों खत्म कर दिया है? क्योंकि बेसिकली रिकॉर्ड में तो जो है ना इन्वेंट्री नजर आ रही है, लेकिन फिजिकल तौर पर जब स्टोर रूम में जाकर देखा तो वो वहां पर नहीं थी। मे बी वो चोरी हो गई हो, या मे बी वो खराब हो गई हो। चाहे वो खराब हो गई हो या चोरी हो गई हो, उसके लिए एंट्री क्या पास करते हैं? रिटर्न ऑफ की एंट्री पास करते हैं। और रिटर्न ऑफ का मतलब ये है कि बेसिकली आपकी इन्वेंट्री जो है ना वो रिड्यूस हो गई है, कम हो गई है, और डिक्रीज कर गई है। तो जब डिक्रीज करती है तो मैं क्या कहता हूँ? मटेरियल अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर डेबिट क्या होगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट करके लिख रहा हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को मैं डेबिट कर रहा हूँ। ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं और सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो डेबिट क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और क्रेडिट क्या होगा? मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। ठीक हो गया। और आखिरी एंट्री है इनडायरेक्ट मटेरियल ट्रांसफर टू द प्रोडक्शन ओवरहेड्स। वो कहता है कि जी जब कभी भी इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस को जारी किया जाता है तो इसकी एंट्री पास करते हैं। पहली बात तो ये क्लियर कर लें कि मटेरियल कम हो गया है। जब कम हो जाता है तो क्या क्या करते हैं? क्रेडिट कर देते हैं मटेरियल। मैंने इसको जो है वो पूरा ही वर्ड लिख दिया है, आप इसको जो है ना वो मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट ही समझेंगे। तो अगर मटेरियल कम हुआ है तो मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट हो जाता है, ये तो हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट थी। लेकिन फिर डेबिट क्या होगा? तो ये बात नोट डाउन कर ले, मैंने बताया भी है, आप लिख भी रहा हूं। प्रोडक्शन ओवरहेड्स को डेबिट कर देंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड्स को, प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अच्छा, यहां पर ये भी बता देता हूं कि प्रोडक्शन ओवरहेड भी लफ्ज यूज कर सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी लफ्ज यूज कर सकते हैं, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड भी यूज कर सकते हैं। तो ये तीन लफ्ज में से कोई एक लफ्ज यूज कर लें तो आपकी ये जरूरत पूरी हो जाएगी कि जब कभी भी इनडायरेक्ट मटेरियल जो है वो स्टोर रूम से उठा के हमने प्रोडक्शन प्रोसेस को भिजवा दिया तो एंट्री हमेशा पास हुआ करेगी प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, या एफ डेबिट, या एमओएच डेबिट, और मटेरियल इन्वेंटरी अकाउंट क्रेडिट। चलें जी, ये टॉपिक आपका मुकम्मल हो गया और मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ भी आ गई होगी और आप इसको अच्छे तरीके से कर भी लेंगे। फ्यूचर में कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत पड़ी तो आप आसानी से इसको हल कर लेंगे। चलें, शेड्यूल के मुताबिक हमने तीन चीजें डिस्कस करनी थी, तीन चीजों में से दो चीजें डिस्कस हो गई हैं। पहली आपकी टेस्ट अंडरस्टैंडिंग सॉल्व किया है हमने लाइफ ऑफ फाइव और एवरेज मेथड के तहत। दूसरा टॉपिक हमने किया है कि अगर हमें अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री करनी पड़ जाए, मींस के जनरल एंट्रीज पास करनी पड़ जाए, तो वो हमने हल करनी सीखी हैं। और अब हम इस सेशन का
असाइनमेंट करने जा रहे हैं, और वो ये है कि अगर हमें अकाउंटिंग फॉर इन्वेंट्री के लिहाज से जितना भी हमने सिलेबस पढ़ लिया है, हमने जो हमारे सिलेबस कंटेंट्स के मुताबिक था वो हमने सारा पढ़ लिया है, तो उसके एमसीक्यूज अगर आ जाते हैं तो उसको हम किस तरह सॉल्व करेंगे। चलें जी, मेरे पास जो है वो एक, जिस तरह मैंने पहले बताया कि मेरे पास एसएससी F2 की बुक है एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिहाज से, मैं उसी को ही जो है वो यूज़ करूंगा और आपको एमसीक्यूज की तैयारी वहीं से करवाऊंगा। तो ये होंगे कि मेरे पास जो एमसीक्यूज हैं वो 68 से ऑनवर्ड है मटेरियल के, ठीक है। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। चलें जी। आप इसको रीड आउट कर लें। वैसे होना तो ये चाहिए कि स्टूडेंट खुद इसको सॉल्व करे और खुद ही इसको पढ़े, खुद ही इसको समझे, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो दे दी गई है, सवाल तो हल करवा दिए गए हैं, टेस्ट अंडरस्टैंडिंग भी जो है ना वो आपको सॉल्व करवा दी गई हैं, और आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है ना वो बता दी गई हैं। तो कोशिश तो ये करनी चाहिए कि स्टूडेंट पहले इसको हल करे, लेकिन अगर फिर भी कोई मसला होता है तो मैं इसको हल करवा दूंगा। तो चलें 68 को पढ़ते हैं। अ कंपनी uses 28,000 components at an even rate during the year। वो कहता है कि आपकी एनुअल डिमांड जो है वो 28,000 कंपोनेंट्स है। और आपको याद होगा कि एनुअल डिमांड कह लें या सिर्फ डिमांड कह लें या सालाना इस्तेमाल कह लें, वो कितना है, 28,000 यूनिट्स हैं, ठीक है। आगे वो कहता है कि ईच ऑर्डर प्लेस्ड विद द सप्लायर ऑफ द कंपोनेंट्स फॉर 1500 यूनिट्स। वो कहता है कि हर बार कितने यूनिट्स हम मंगवाते हैं, जब एक दफा ऑर्डर प्लेस करते हैं तो कितने यूनिट मंगवाते हैं, 1500 यूनिट। ये बेसिकली आपका ईओक्यू है। इस सवाल के अंदर आपका मेंशन तो नहीं कर रहा वो, लेकिन जब हर दफा जब माल मंगवाते हैं तो कंपनी तो चाह रही होती है कि उसकी कॉस्ट कम से कम आए। तो कम से कम कॉस्ट अगर आप बेयर करेंगे तो कौन सी टेक्निक यूज करेंगे, आप ईओक्यू की टेक्निक यूज करेंगे, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की टेक्निक यूज करेंगे, और आप अपनी कंपनी को कम से कम कॉस्ट में एक दफा ऑर्डर जो है वो खरीद कर दे देंगे, विच इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। लो जी, उसने बता भी दिया कि ये 1500 जो है वो आपका ईओक्यू है। द कंपनी होल्ड्स अ बफर इन्वेंट्री ऑफ 700 कंपोनेंट्स। अच्छा, ये लफ्ज जो यूज किया जा रहा है इसके ऊपर हमने काफी डिस्कशन की थी अपनी पिछली क्लास के अंदर। मैं एक दफा दोबारा इसको जो है ना वो डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से आसानी हो। देखें, कंपनी ये चाह रही होती है कि जब वो अपने वेयर हाउस में जब रॉ मटेरियल खरीद कर रखती है तो उनकी ख्वाहिश ये होती है कि हमारा जो रॉ मटेरियल है कभी भी स्टोर रूम में बिल्कुल खत्म ना हो जाए। तो कंपनी हमेशा चाहती है कि जैसे ही एक खास लेवल तक इन्वेंट्री पहुंच जाए तो हम एक नया ऑर्डर प्लेस कर दें। तो जब कभी भी एक ऐसा लेवल आइडेंटिफाई किया जाता है जिसके अंदर ये देखा जाता है कि अगर कम से कम इतने यूनिट हुए तो हम नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे, तो ऐसी यूनिट्स की इन्वेंट्री को हम बफर इन्वेंट्री भी कहते हैं, बफर स्टॉक भी कहते हैं, सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, या सेफ्टी इन्वेंट्री भी कहते हैं, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको गाड़ी की एग्जांपल दी थी कि गाड़ी जब चल रही होती है तो उसके अंदर टैंक का एक जो है ना वो निशान होता है। अगर वो टैंक का निशान जो है ना एक खास हद तक पहुंच जाए तो वो ये शो कर रही होती है कि कम से कम इतना जो है ना पेट्रोल रह गया है, और अगर हमने नया पेट्रोल ना डलवाया तो हमारी गाड़ी बंद हो सकती है। और हम खुदा ना खास्ता अगर ऐसे सफर पर निकले हुए हैं जहां पर जो है ना वो पेट्रोल पंप दूर दूर नजर नहीं आ रहे, तो हमें ये चाहिए है कि हम जल्दी से पेट्रोल जो है वो डलवा लें, और फिर हमें अगर पेट्रोल पंप ना भी नजर आया तो हमारा जो है वो सफर मुकम्मल हो जाएगा। तो बफर इन्वेंट्री का मतलब भी यही होता है कि अगर 700 यूनिट अगर स्टोर रूम में पड़े रहे, या 700 के करीब पहुंच गए, तो हम जल्दी से नया ऑर्डर मंगवा लेंगे। और जल्दी से नया ऑर्डर कितने यूनिट्स का मंगवाएंगे, 1500 यूनिट्स का ऑर्डर मंगवाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि बफर इन्वेंट्री हमारी 700 पहले से है, 1500 और खरीद लेंगे तो हमारी टोटल इन्वेंट्री अवेलेबल कितनी हो जाएगी, 2200 कंपोनेंट्स हो जाएंगे। अब यहां पर चूंकि वो क्वेश्चन ये पूछ रहा है, बेसिकली हमारा जो ये एमसीक्यू है वो इस चीज पर मुहित है कि हम ये देख रहे हैं कि वो कहता है द एनुअल कॉस्ट ऑफ होल्डिंग ऑफ वन कंपोनेंट इज 3। कि वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि हमारी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी, ये जो हम ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं इसकी आपकी होल्डिंग कॉस्ट क्या होगी। तो उसका फार्मूला क्या होता है, होल्डिंग कॉस्ट, आपको याद होगा, मैं दोबारा फार्मूला याद करवा देता हूँ। होल्डिंग कॉस्ट, बल्कि एनुअल होल्डिंग,
वो उसका फार्मूला क्या होगा? एवरेज इन्वेंट्री प्लस बफर इन्वेंट्री। अच्छा, ये बफर इन्वेंट्री का कॉन्सेप्ट जो है ना वो इसी सवाल में ही आया है। आप नोट डाउन कर लें कि जो कंपनीज बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं, तो जब कभी भी वो कंपनीज अपनी होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करेंगी तो वो भी एवरेज इन्वेंट्री में प्लस करेंगी। हमने आज से पहले जितने भी क्वेश्चन हल किए हैं, वो हमने हमारे सामने क्वेश्चन आए ही उन्हीं कंपनी से किए हैं जिन्होंने जो है बफर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं की। तो उनका फार्मूला क्या होगा? जो कंपनियां इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, बफर इन्वेंट्री मेंटेन नहीं करती, तो फिर उनकी होल्डिंग कॉस्ट का फार्मूला होता है एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जो कंपनी जो है वो बफर इन्वेंट्री मेंटेन करती हैं, तो उनका फार्मूला क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री प्लस बफर इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट। होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट। तो अब हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा? एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या होता है? ईओ क्यू डिवाइड बाई टू। तो 1500 तकसीम दो जमा 700 यूनिट, मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 3 से करेंगे। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 1500 तकसीम दो करेंगे तो 750 हो जाएगा, जमा 700 करेंगे, 700 जमा कर देंगे तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 1450। और 1450 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेटर है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। 1450 ज़रब 3, ये आंसर हो जाएगा 4350। तो जब कभी भी हमें होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ जाएगी तो हम उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, आपको जो है वो चीज़ें साथ साथ याद करनी है, समझनी है, ताकि आपकी तैयारी पेपर की अच्छी हो जाए। मैंने कहा कि अगर जो कंपनीज बफर स्टॉक मेंटेन नहीं करती, तो है होल्डिंग कॉस्ट कैलकुलेट करने का सिंपल फार्मूला होगा एवरेज इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। लेकिन जो कंपनियां होल्ड बफर स्टॉक मेंटेन करती हैं, तो उनका फार्मूला कुछ इस तरह से हो जाएगा कि एवरेज इन्वेंट्री प्लस बफर इन्वेंट्री मल्टीप्लाई बाई होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट। तो चूंकि इस सवाल के अंदर जो है ना वो इस कंपनी ने बफर स्टॉक मेंटेन किया हुआ है, तो हमारा फार्मूला उसी के मुताबिक ही हुआ, एवरेज इन्वेंट्री प्लस बफर इन्वेंट्री। दोनों को जमा कर देंगे और दोनों को जमा करने के बाद फिर मल्टीप्लाई करेंगे होल्डिंग कॉस्ट पर यूनिट से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 4350 रुपये होल्डिंग कॉस्ट पर पर ऑर्डर। एक ऑर्डर के ऊपर हमने 4350 रुपये होल्डिंग कॉस्ट अदा करनी। चलें जी, ये क्वेश्चन भी आपका हल हो गया। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपको जो है ना ये साथ साथ समझ आ रही होगी, और समझ के आ रही होगी। आपने तो बल्कि खुद इसको सॉल्व करना था, लेकिन फिर भी मैं इसको साथ साथ सॉल्व कर रहा हूँ ताकि आपको जो है ना वो कोई परेशानी ना हो। चलें जी, मैं इसको रेस करता हूँ, उतनी देर में आप नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ें। चलो जी, 69 में वो कह रहा है, मैं भी साथ साथ आपके साथ पढ़ता हूँ और इसको सॉल्व करते हैं। वो कहता है द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द मटेरियल ट्रांजैक्शंस फॉर अ कंपनी फॉर द मंथ ऑफ दिसंबर 2006। वो कहता है कि जी जो डाटा दिया गया है ये थाउजेंड्स में दिया गया है। ठीक है, थाउजेंड्स में दिया गया का मतलब क्या है कि इसमें 3 जीरो लिखे हुए हैं, डॉलर साइन लगा के 3 जीरो लिखे हुए हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मटेरियल परचेजेस के सामने अगर 176 लिखा हुआ है, तो आपने सिर्फ इसको 176 नहीं समझना, इसमें 3 जीरो मजीद सात लगा देने हैं। तो ये अमाउंट कितनी बन जाएगी? 1,76,000। 176,000 जो है वो आपकी मटेरियल परचेज की वैल्यू होगी, और इशुएंस टू द प्रोडक्शन की वैल्यू क्या होगी? 165,000 वैल्यू होगी, 1,65,000। और जब वो कहता है कि मटेरियल रिटर्न ऑफ है, तो वो क्या हो जाएगा आपका? 4,000। मटेरियल रिटर्न टू स्टोर क्या हो जाएगा? 9,000। और आपका रिटर्न टू सप्लायर कितना हो जाएगा? 8,000। और एंडिंग इन्वेंट्री उसने बिल्कुल पूरी पूरी लिखी हुई है 15,000 पे। तो ये सॉरी, ओपनिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 15,000 पे। आपसे बल्कि वो खुद कह रहा है कि व्हाट इज द क्लोजिंग इन्वेंट्री, कि आपके इस क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या होगी, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है।
अच्छा, यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं? हम एक टी अकाउंट बनाकर सॉल्व करते हैं, चूंकि मैंने बताया हुआ है आपको। जरा रिपीट करें अपने माइंड में कि जब कभी इन्वेंट्री बढ़ती है तो वो डेबिट हो जाती है, जब कभी भी घटती है तो वो क्रेडिट हो जाती है। और ओपनिंग इन्वेंट्री और एंडिंग इन्वेंट्री का जो बैलेंस है, ये भी आपने जो है ना कॉन्सेप्ट वाइज याद रखना है। हर हर वक्त जब कभी भी किसी एसेट की ओपनिंग बैलेंस लिखनी होती है तो वो डेबिट साइड पे लिखते हैं, और अगर किसी एसेट की क्रेडिट बैलेंस सॉरी एंडिंग इन्वेंट्री लिखनी है तो क्रेडिट बैलेंस लिखते हैं, ठीक है। और जो जो चीजें जो है ना वो डेबिट साइड पे आनी है वो डेबिट साइड पे लिख देंगे, जो चीजें क्रेडिट साइड पे आनी है वो क्रेडिट साइड पे लिख देंगे। और इस तरह हमारा जो है वो क्वेश्चन मुकम्मल हो जाएगा। मैं आपको ये इसका एक टी अकाउंट बनाकर बताता हूँ कि किस तरह इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ मैं लिखता हूँ मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। तो ओपनिंग इन्वेंट्री किस साइड पे लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो ओपनिंग इन्वेंट्री लिखते हैं डेबिट साइड पे, वो कितनी है? 15,000 पे। अच्छा, मैं मुकम्मल लफ्ज़ों को नहीं लिखूंगा, बस क्वेश्चन को सॉल्व कर दूंगा। एक्चुअली हमें क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर चाहिए है, तो मैं सिर्फ फिगर्स ही लिखूंगा। बाकी यहाँ पर जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो आप खुद लिख देंगे। जैसे 15,000 पे ओपनिंग बैलेंस है, तो यहाँ पे लिखेंगे ना ओपनिंग बैलेंस। तो ये आप अपने तौर पर जो है ना इसको खुद ही लिख लें, ठीक है। मैं सिर्फ फिगर्स लिखता जाऊंगा। चलें जी। मटेरियल परचेज किया है, स्टॉक बढ़ता है तो किस साइड पे आता है? डेबिट साइड पे। तो ये डेबिट साइड पे आ जाएगा परचेज की वजह से। वो कहता है कि इशू टू द प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन को इशू कर देते हैं वो डिक्रीज कर जाते हैं, वो किस साइड पे आ जाएगा? क्रेडिट साइड पे आ जाएगा, ठीक है। किस साइड पे आएगा? क्रेडिट साइड पे। अच्छा जी, फिर क्या है? 4,000 पे वो कहता है कि मटेरियल रिटर्न ऑफ है, डिक्रीज कर गया है, क्रेडिट साइड पे। मुझे उम्मीद है आपको जो है ना ये बातें सारी याद आ रही होंगी जो मैंने आपको पहले सिखाई ही हैं। अब आपको जो है ना वो सवाल हल करने में आसानी होगी। वो कहता है रिटर्न टू स्टोर, जल्दी से बताएं। रिटर्न टू स्टोर का मतलब ये होता है कि स्टोर के अंदर जो है वो मटेरियल वापस आ गया है। अच्छा, ये वापस किसने किया होगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने वापस किया होगा। तो ये बात याद रख लें, स्टोर के अंदर जो माल वापस आता होता है वो हमेशा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ही वापस करता है। तो जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वापस करता है तो स्टोर में जब मटेरियल आ जाएगा तो स्टोर के मटेरियल में इजाफा हो जाएगा, तो डेबिट साइड पे लिखेंगे इसको, ठीक है। और रिटर्न टू सप्लायर, जब सप्लायर को वापस किया जाता है तो कहां से उठा के वापस किया जाता है? स्टोर रूम से उठा के सप्लायर को वापस कर दिया जाता है। क्यों वापस किया जाता है? क्योंकि वो या तो हमारी स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होता, या तो जो है ना वो गलती से आ चुका होता है, या फिर जो है वो स्टॉक क्वालिटी वाइज अच्छा नहीं होता, तो इसलिए हम वापस कर देते हैं। जब वापस करते हैं तो स्टोर रूम से माल जब निकलता है तो वो डिक्रीज कर देता है, जब जब डिक्रीज करता है तो वो क्या होता है? क्रेडिट साइड पे आ जाता है। चलें जी। और आखिर में लिखा हुआ है ओपनिंग इन्वेंट्री, मैंने पहले ही मेंशन कर दी थी आपके साथ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? वो हम इनको टोटल में लेके आएंगे, ठीक है। और ये हमें पता है कि अगर एसेट की डेबिट साइड बड़ी हो और क्रेडिट साइड छोटी हो तो फिर एंडिंग बैलेंस जो है वो किस साइड पर आता होता है? बैलेंस एंडिंग बैलेंस जो है वो क्रेडिट साइड पर आता होता है, ठीक है। चलें हम कैलकुलेटर के जरिए इसको कैलकुलेट करते हैं। ये कितना हो गया? 15 जमा 1,76,000, ये हो जाएगा 1,91,000 और 9, 2 लाख रुपए। आपका टोटल कितना है? 2 लाख रुपए। ये भी 2 लाख रुपए होना चाहिए, लेकिन क्रेडिट साइड छोटी होगी, जितनी छोटी होगी वही आपका एंड बैलेंस होगा। 1,65,000 जमा 4, 1,69,000, 1,69,000 7, 1,77,000। 2 लाख में से 1,70,000 माइनस करें तो एंडिंग बैलेंस कितना बचेगा? 23,000 रुपये। तो आपके क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस दी गई हैं, अल्फा, बीटा, चार्ली और डेल्टा, उसमें से जो आपकी ऑप्शन सी है वो आपका 23,000 को रिप्रेजेंट करता है, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया कि आपका एंडिंग बैलेंस 23,000 है। तो हमारी जो ऑप्शन चार्ली है वो एक करेक्ट ऑप्शन है, और हम इसको लॉक कर देंगे। चलें जी, ये क्वेश्चन भी हो गया। अब हम आगे चलते हैं। इसमें कुछ क्वेश्चन में किसी चीज़ में मजीद इशू हो तो आप मुझसे पूछ लेंगे, ताकि इसको हम अच्छे तरीके से सॉल्व करते हुए अपने पेपर को तैयारी की तरफ, कामयाबी की तरफ गामजन कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। 70। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? वो कहता है कि जी कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है।
अच्छा, यहाँ पर हम सब कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि हमारी कौन सी ऑप्शन करेक्ट है। तो देखें, तो कहता है कि जी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अल्फा, अ स्टोर लेजर अकाउंट विल बी अपडेटेड फ्रॉम अ गुड्स रिसीव्ड नोट ओनली। वो कहता है कि जी आपका जो स्टोर लेजर कार्ड है वो सिर्फ और सिर्फ जब माल खरीदा जा रहा होता है और गुड्स रिसीव नोट हमें वसूल होता है, तो हम उसी के जरिए अपडेट कर देते हैं। मेरा तो ख्याल नहीं है कि स्टोर लेजर कार्ड अपडेट सिर्फ गुड्स रिसीव नोट से होगा। नहीं, ये हमारी ऑप्शन गलत है। दूसरी ऑप्शन, बी ऑप्शन, अ स्टोर रिक्वेजिशन विल ओनली डिटेल द टाइप ऑफ प्रोडक्ट रिक्वायर्ड बाय अ कस्टमर। वो कहता है कि स्टोर रिक्वेजिशन जो है वो ही सिर्फ इस चीज की मालूमात है कि हमें कस्टमर की तरफ से कोई प्रोडक्शन या प्रोडक्ट्स का ऑर्डर मिला है। ये भी गलत है। कस्टमर के ऑर्डर के लिहाज से तो हमने कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ी। हाँ, ये हो सकता है कि जब कभी भी कंपनी ने किसी सप्लायर से कोई माल खरीदना होता है तो कौन सी डॉक्यूमेंट जारी करते हैं, परचेज रिक्विजिशन जारी करते हैं। कौन जारी करता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। परचेज डिपार्टमेंट को कहता है कि मुझे इतना माल खरीद कर दे रहे हैं, तो खरीदने के लिए जो रिक्विजिशन जाती है उसको हम परचेज रिक्विजिशन कहते हैं। तो ये भी ऑप्शन गलत है। ऑप्शन सी में वो कह रहा है द टर्म लीड टाइम इज बेस्ट यूज टू डिस्क्राइब द टाइम बिटवीन रिसीविंग एन ऑर्डर एंड पेइंग फॉर इट। नो, गलत। लीड टाइम का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ऑर्डर से दूसरे ऑर्डर के दरमियान में जो टाइम होता है, ठीक है, उसके दरमियान में जो टाइम पीरियड होता है उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, लीड टाइम कहते हैं। मसलन हमने पिछली दफा ऑर्डर प्लेस किया था 15 तारीख को, इस दफा ऑर्डर प्लेस किया है 30 तारीख को, इसके दरमियान में हमारे 15 दिन गुजरे हैं। जो 15 दिन गुजरे हैं उसको हम क्या कहेंगे, लीड टाइम। लेकिन वो चार्ली ऑप्शन में कह रहा है कि एक ऑर्डर और दूसरे एक ऑर्डर और उसकी पेमेंट के दरमियान जो टाइम पीरियड होता है उसको हम लीड टाइम कहते हैं। ये गलत बात है, ये ऑप्शन गलत है। ऑप्शन डेल्टा में क्या कह रहा है, टू मेक एन इशू फ्रॉम द स्टोर ऑथराइजेशन शुड बी रिक्वायर्ड। ये बिल्कुल सही बात की है कि अगर स्टोर से माल अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को जाता है तो फिर ऑथराइजेशन की जरूरत है। ऑथराइजेशन का मतलब क्या है कि जी स्टोर डिपार्टमेंट रिक्वेस्ट करेगा, और स्टोर डिपार्टमेंट जब रिक्वेस्ट करेगा तो एक डॉक्यूमेंट जारी करेगा। उस डॉक्यूमेंट का नाम क्या होगा, मटेरियल रिक्वेजिशन नोट या गुड्स रेक्विजिशन नोट। और ये इस रेक्विजिशन के ऊपर जो है ना वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मैनेजर के साइन होंगे। उसके साइन के साथ ये जाएगी स्टोर डिपार्टमेंट को। स्टोर डिपार्टमेंट जब देखेगा कि जी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट आई है और साइन भी मैनेजर के हुए हुए हैं, तो फिर वो क्या करेगा, स्टोर डिपार्टमेंट क्या करेगा, उसी रेक्विजिशन को मुकम्मल समझेगा और उसके साथ ही वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टोर से माल इशू कर देगा या मटेरियल इशू कर देगा। तो मटेरियल इशू करने के लिहाज से ये डॉक्यूमेंट बिल्कुल मुकम्मल है, इसलिए ऑथराइजेशन जो है वो मुकम्मल है। लिहाजा हमारी ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट डी डेल्टा, वो बिल्कुल सही है। हम ऐसे ही करते हैं, इंटरनेशनली तौर पर भी ऐसे ही करते हैं, लोकली तौर पर भी ऐसे ही करते हैं। पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है और पूरी दुनिया में भी ऐसे ही होता है। तो लिहाजा जो ऑप्शन डी है डेल्टा वो बिल्कुल सही है। आगे चलते हैं। 71, व्हाट इज द करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। जरा मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को दोबारा रिवाइज करके बताता हूं ताकि आपको जो है ना वो याद आ जाए। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम का मतलब हमने ये पढ़ा था कि हर ट्रांजैक्शन के बाद, ट्रांजैक्शन मीन्स ये भी हो सकता है हम इन्वेंट्री खरीद रहे हैं, ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि हम प्रोडक्शन प्रोसेस को भेज रहे हैं, ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि हमारा जो है वो कुछ स्टॉक जल गया है, ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि हमने कुछ माल जो है वो सप्लायर को वापस कर दिया, ट्रांजैक्शन ये भी हो सकती है कि हमने स्टोर रूम से माल जो है वो प्रोडक्शन को भेजा, प्रोडक्शन से स्टोर रूम को वापस आया। ठीक है। तो हर इवेंट के बाद जब कभी भी एंट्री पास करके हम अपने इन्वेंटरी सिस्टम को अपडेट करते हैं तो ये अपडेट करने का जो प्रोसेस है, ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। अब वो कहता है कि जी परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम क्या है, नीचे वो आपके सामने ऑप्शन रखेगा, आपने इसमें से एक करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करनी है और आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहले पढ़ते हैं ऑप्शन ए, द काउंटिंग एंड वैल्यूइंग ऑफ सिलेक्टेड आइटम ऑन अ रोटेटिंग बेसिस। नो, अभी जो मैंने बात बताई है उसी के मुताबिक आपने चीजों को जज करना है और आपका जवाब आपको मिल जाएगा। ऑप्शन बी में कह रहा है द रिकॉर्डिंग एज दे अकर,
receipt, issuance and resulting balance of the individual item of a inventory। बिल्कुल सही है। बिल्कुल, मैंने जिस तरह बात बताई थी आपको, इन जो डेफिनेशन बताई थी उसके ऊपर पूरी उतर रही है कि हर एंट्री के बाद, हर ट्रांजैक्शन के बाद जब हम अपने अपने अकाउंटिंग सिस्टम को अपडेट करते हैं, तो ये अपडेट करने का सिस्टम क्या कहलाता है? परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम कहलाता है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, इसको लॉक कर दिया जाए। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी भी गलत है। ठीक है, आप इसको अपने तौर पर पढ़ लें ताकि आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मजीद हो जाए। चलें जी, 72। बहुत आसान सवाल। मुझे उम्मीद है कि आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं। इस सवाल के अंदर उसने जो है वो क्या कहा हुआ है, व्हाट वुड बी द डबल एंट्री फॉर एन इशुएंस ऑफ इनडायरेक्ट प्रोडक्शन मटेरियल। वो कहता है कि इनडायरेक्ट मटेरियल जारी किया है, क्या एंट्री पास करेंगे? आप जरा याद करें, मैं भी आपको थोड़ी देर बाद बताता हूँ। आप जरा याद करें, आप अपना टेस्ट लें, फिर मैं आपको बताता हूँ। चलें जी, ऑप्शन अल्फा है, बीटा है, चार्ली है या डेल्टा है? चलें, मेरे मुताबिक ऑप्शन बीटा है। और ऑप्शन बीटा क्या कहती है? एंट्री मैं भी पास कर देता हूँ। प्रोडक्शन ओवरहेड अकाउंट को डेबिट करेंगे और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है, तो देखें, वही एंट्री पास की हुई है। प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट किया और मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट को क्रेडिट किया हुआ है। ठीक है, ऑप्शन अल्फा, चार्ली और डेल्टा गलत है। जब कभी इंटरेक्ट मटेरियल जारी करते हैं तो प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट करते हैं। ठीक हो गया। चलो आगे चलते हैं। वाह, बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। मुझे क्वेश्चन बड़ा पसंद है और मैं ये चाहता हूँ कि आपको भी ये क्वेश्चन पसंद आ जाए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ही आपके कॉन्सेप्ट्स बनाते हैं। सबसे पहले वो क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब कुछ टैब्स में इसको जो है ना वो आपने क्लिक करना है कि इसका जवाब कौन सी टैब को इंडिकेट करता है। वो कहता है कि मटेरियल रिटर्न टू द स्टोर फ्रॉम द प्रोडक्शन। वो कहता है कि जब कभी भी प्रोडक्शन से स्टोर रूम को जब माल वापस जाता है, तो कौन सी डॉक्यूमेंट के जरिए उसकी ऑथराइजेशन की जाती है, या कौन सी डॉक्यूमेंट के जरिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट स्टोर डिपार्टमेंट को माल वापस भिजवाता है। तो उसके लिए चार ऑप्शंस हैं। पहली ऑप्शन ये कि मटेरियल रेक्विजिशन, नो। परचेज रेक्विजिशन, नो। गुड्स रिसीव्ड नोट, नो। गुड्स रिटर्न नोट। जो गुड्स रिटर्न नोट है ये आपकी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है और हम इसको लॉक करते हैं। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो कहता है कि फ्रॉम फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। वो कहता है कि स्टोर डिपार्टमेंट एक ऐसा फॉर्म कंप्लीट करता है डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्विजिशन कि मुझे माल भिजवा दिया जाए। ठीक है, तो जब माल भिजवाने के लिहाज से या माल खरीदने के लिहाज से जब कभी भी इसको रिक्वेस्ट की जाती है, तो फिर क्या होता है? परचेज रिक्विजिशन फ्रॉम फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टोर डिपार्टमेंट। स्टोर डिपार्टमेंट कह रहा है कि मुझे इतना सामान चाहिए है, तो वो किसको कहेगा? वो परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा। जब परचेज डिपार्टमेंट को कहेगा तो फिर कौन सी रिक्वेजिशन लिखेगा? परचेज रिक्वेजिशन लिखेगा। ठीक है, तो हमारी जो ऑप्शन परचेज रिक्वेजिशन वाली है उसको हम लॉक करेंगे। तीसरा सवाल, मटेरियल रिटर्न टू द सप्लायर। सप्लायर को माल वापस जा रहा है। अच्छा, सप्लायर को माल वापस जा रहा है, कौन सा नोट बनाएंगे? मटेरियल रिटर्न नोट। किसको रिटर्न कर रहे हैं? सप्लायर को वापस कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर चूंकि जो है ना वो रिटर्न की एक ही कॉलम बनाई हुई है उन्होंने, तो चाहे स्टोर रूम को माल वापस जाए या स्टोर रूम जो है वो सप्लायर को वापस करे, तो गुड्स रिटर्न नोट का ही जो है वो फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा और इस तरह ऑप्शन हमारी जो है वो ये वाली लॉक होगी। चौथी चौथा सवाल, फॉर्म कंप्लीटेड बाय द स्टोर। स्टोर फॉर्म कंप्लीट कर रहा है ऑन रिसीट ऑफ गुड्स। अच्छा, गुड्स रिसीव करने के लिहाज से कौन सा फॉर्म कंप्लीट करेगा? गुड्स रिसीव नोट, जिसको जीआरएन कहते हैं। और जीआरएन जो है ना हमारी ये ऑप्शन है, तो गुड्स रिसीव नोट क्या हो जाएगी? इसे लॉक करेंगे। ठीक है, और आखिरी क्या है? फॉर्म कंप्लीटेड बाय द प्रोडक्शन डिटेलिंग इन्वेंट्री रिक्वायरमेंट। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जिस वक्त भी माल मांगेगा तो किससे मांगेगा? स्टोर डिपार्टमेंट से। स्टोर डिपार्टमेंट को जब लिखेगा तो किस फॉर्म पे लिखेगा? मटेरियल रिक्विजिशन पे। तो हमारी जो पहली पहली ऑप्शन है वो मटेरियल रिक्विजिशन की है, तो हम इसको लॉक करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन। आगे चलते हैं।
वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी कंप्लीटेड बाय अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल टू बी obtained फ्रॉम द सप्लायर। वो कहता है कि जी जब कभी भी फॉर्म कंप्लीट किया जाएगा और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बाय अ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट रिक्वायरिंग न्यू मटेरियल टू बी obtained, कि जी नया मटेरियल खरीद कर दें, तो नया मटेरियल खरीद कर देने के लिहाज से कौन सी डॉक्यूमेंट बनेगी? तो क्या वो परचेज ऑर्डर है? नो। क्या डिलीवरी नोट है? नो। गुड्स रेक्विजिशन नोट है? बिल्कुल ठीक है। कि जी जब कभी भी स्टोर रूम को कहा जाता है कि जी मुझे ये फलाना फलाना जो है ना वो माल खरीद कर दें, तो गुड्स रेक्विजिशन नोट कहलाता है वो। तो हमारी ऑप्शन जो है वो चार्ली लॉक होगी। ठीक है। और गुड्स रिसीव नोट, माल तो अभी खरीद रहे हैं, रिसीव तो कर नहीं रहे, लिहाजा डेल्टा ऑप्शन भी गलत है। आगे चलते हैं। द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द ट्रांजैक्शन ऑन द मटेरियल अकाउंट फॉर कंपनी फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2008। वो कहते हैं कि 2008 के लिहाज से वो बताएं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, हाउ मच इन्वेंट्री वाज परचेज इन मार्च। वो कहते हैं कि मार्च में कितनी इन्वेंट्री परचेज की गई है। तो अगेन मैं जो है वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिहाज से आपको रिकमेंड करूंगा कि जब कभी भी इस तरह का सवाल हल करना पड़ जाए, तो आपने एक टी अकाउंट बनाना है और टी अकाउंट के जरिए आपने इस क्वेश्चन का आंसर देना है। बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वही है कि अगर मटेरियल बढ़ रहा है तो डेबिट साइड पे आएगा, घट रहा है तो क्रेडिट साइड पे आएगा, और ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड पे आएंगे, एंडिंग बैलेंस क्रेडिट साइड पे आएंगे, और अगर कोई चीज़ मिसिंग है तो उसके जरिए हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर एक मुख्तसर सा नाम लिखता हूँ, मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट। चलें जी। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल इशू किया गया, 1,44,000 क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है। चलें जी। और फिर वो कहता है कि रिटर्न टू द स्टोर, स्टोर रूम को वापस आ गया, डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। स्टोर रूम को वापस आएगा तो स्टोर रूम में स्टॉक बढ़ जाता होता है, इसलिए डेबिट साइड पे आएगा। ठीक है। और वो कहता है द मटेरियल इन्वेंट्री फर्स्ट मार्च को, हमारी मटेरियल इन्वेंट्री कितनी है? 23,000, डेबिट साइड पे आएगा। मैंने बताया था आपको कि ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा डेबिट साइड पे होती है, एंडिंग इन्वेंट्री हमेशा क्रेडिट साइड पे होती है। अच्छा जी। लो जी। ये तीन ट्रांजैक्शन थी और तीन ट्रांजैक्शन के बाद हमें आंसर चाहिए है। तो हम इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। टोटल कितना बन जाएगा? हाँ जबरदस्त। आपका एंडिंग इन्वेंट्री का बैलेंस भी दिया हुआ है 15,000। ठीक है। जरा थोड़ी देर के लिए देखें कि मटेरियल इन्वेंट्री अकाउंट जो होता है वो एसेट अकाउंट होता है, और एसेट अकाउंट जो होता है वो हमेशा उसकी डेबिट साइड बड़ी होती है और क्रेडिट साइड छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे इस क्वेश्चन में तो रिवर्स बात है। यहाँ पर तो क्रेडिट साइड बड़ी है, डेबिट साइड छोटी है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज मिसिंग है। और वो कौन सी चीज मिसिंग है? कि आपकी डेबिट साइड बड़ी होने की बेसिक वजह क्या होती है कि जो रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा होता है वो डेबिट साइड पे आता है, वही मिसिंग है सवाल में। और क्वेश्चन भी हमारा यही है, जो हमारा क्वेश्चन पूछा गया है वो भी यही है कि हमने कितना माल खरीदा है। तो यहाँ पर किस चीज की अमाउंट आएगी? जो माल नया खरीदा होगा। तो हम क्या करेंगे? पहले इस सवाल को हल करने के लिए इसके असूलों को थोड़ा सा चेंज करेंगे। हम इसके असूलों में क्या, हमने एक असूल बनाया हुआ था कि एसेट अकाउंट का टोटल डेबिट साइड का पहले करते हैं, लेकिन अगर कोई चीज मिसिंग हो सवाल के अंदर तो हम अपने असूलों को रिवर्स कर लेते हैं। हम टोटल सबसे पहले किसी साइड का करेंगे? क्रेडिट साइड को टोटल करेंगे, वही टोटल हम डेबिट साइड पे पुट ऑन कर देंगे। ठीक है। अगर वही टोटल कर देंगे तो फिर अब हम क्या करेंगे? क्रेडिट साइड की टोटल में से डेबिट साइड के आइटम्स माइनस करेंगे, जो बाकी बचेगा वो आपका मटेरियल परचेज होगा। तो 1,69,000 में से 23 भी माइनस कर दें, 5 भी माइनस कर दें, तो बाकी क्या बचेगा आपका? 1,00,000। मैं यहाँ पर कैलकुलेटर के जरिए कैलकुलेट करता हूँ और आपको क्वेश्चन का आंसर बताता हूँ। 1,44,000 जमा, सॉरी, 1,44,000 जमा 15, 1,59,000 बनता है ये। ठीक है। 1,59,000।
अच्छा, 1,59,000 में से 23,000 भी माइनस कर देते हैं और 5,000 भी माइनस कर देते हैं, तो फिर क्या जवाब होगा? माइनस हजार माइनस 5,000, तो हमारा आंसर होगा 1,31,000। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि हमने कितना मटेरियल परचेज किया होगा? 1,31,000 रुपये का मटेरियल परचेज किया होगा। और हमारा आंसर यहाँ पर टैब में कितना लिखा जाएगा? 1,31,000। चलें जी, आगे चलते हैं। काफ़ी सारे सवाल हो गए हैं, आखिरी क्वेश्चन करते हैं और अपना सेशन जो है वो एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, आपने भी प्रैक्टिस करनी होगी और एक अच्छे से तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। 76। Which of the following procedures are carried out to minimize the losses from the inventory? वो कहते हैं कि इन्वेंट्री के लॉसेस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हमें क्या करना चाहिए? पहली स्टेटमेंट है यूज ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर द परचेज। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करेंगे तो कॉस्ट कम हो जाएगी। क्या ख्याल है आपका? क्या ख्याल है, हो जाएगी? मेरा तो ख्याल नहीं है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग तो यूज करने का कोई ऐसी बात पड़ी भी नहीं है हमने, और अभी मैंने बतानी भी नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे डिस्कशन होनी है, बल्कि एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग यूज करने से कॉस्ट कम नहीं होती, ये बात तो क्लियर है। दूसरी बात, रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द स्टोर। हाँ, स्टोर के ऊपर जो है वो ताले लगाए जाएं, स्टोर के ऊपर चौकीदार खड़ा किया जाए, ताकि चोरी ना हो सके, ताकि जो है ना वो कोई बंदा जो है ना अनऑथोराइज पर्सन अंदर जाकर उठा ना सके कोई चीज़। और कोई अगर कोई जाए तो ऑथोराइज पर्सन जाए, ताकि जो है ना वो स्टोर के अंदर कोई चीज़ चोरी ना कर सके, और जब चोरी नहीं होगी तो फिर नुकसान नहीं होगा। ये बात बिल्कुल सही लगती है। और तीसरी स्टेटमेंट लिखी हुई है रेगुलर स्टॉक टेकिंग। वो कहता है कि रेगुलर स्टॉक टेकिंग करने से भी हमें पता चलता रहेगा कि हमारा कितना स्टॉक कम हो गया है, कितना जो है ना वो बढ़ गया है, कितनी ज़रूरत है, कितनी ज़रूरत नहीं है। और स्टॉक टेकिंग से ये भी पता चलता रहेगा कि जो रिकॉर्ड में स्टॉक लिखा हुआ है क्या वो फिजिकल से उसको टैली हो रहा है। अगर स्टॉक फिजिकल तौर पर और रिकॉर्ड टैली हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमारे जो स्टॉक में कोई कमी या कोई नुकसान या कोई चोरी वगैरह या पिलफरेज वगैरह नहीं हुई, कोई थेफ्ट नहीं हुई, लिहाजा हमारे लॉसेस कंट्रोल में हैं। तो ये बात भी सही लगती है। और तो इस इन इन तीनों स्टेटमेंट्स के लिहाज से चार ऑप्शंस दी हुई हैं, उसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? अल्फा कहता है कि 1 और 2 नो, ऑप्शन बीटा 2 और 3 सही, बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारी इस क्वेश्चन की आंसर के लिहाज से क्लिक करती है, हम इसको लॉक कर देते हैं। और ऑप्शन चार्ली में सिर्फ वो बी की बात कर रहा है या 2 की बात कर रहा है, वो भी गलत है। और डेल्टा में ऑल ऑप्शंस हैं, वो भी गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आप इसको लॉक कर दें और आप इसको दोबारा भी करने की कोशिश करें। अगर इसमें से कोई मसला हो तो मुझसे पूछें, मैं आपको इसका तसल्ली बख्श जवाब दूंगा। चलें जी, थैंक यू वेरी मच। कल के लिए आप आज मुझे अ, अल्लाह हाफिज़ कहें, ताकि जो है ना हम कल दोबारा हाजिर हो सकें और इसको मज़ीद जितने भी एमसीक्यूज रह गए हैं उनको मुकम्मल करें, और इस तरह हमारा अकाउंटिंग फॉर मटेरियल का चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।